हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, उत्तराखंड एलटी के लिए यहाँ पर सीटीपी वाला जो पार्ट है और जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है एग्जाम होने तक तो आपके लिए बहुत मददगार होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से जो है अगर आप 30 में से अच्छे खासे प्रश्न का उत्तर करने में अटैम्प्ट करने में सक्षम हो जाते हो तो फिर आपको बाकी सब्जेक्ट और बाकी चीज़ों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप एग्ज़ाम होने तक जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ उतना बेहतरीन है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन का पढ़ने को मेहनत तो आपने कर रखी है, सभी करते हैं, लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं किस टॉपिक से, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन चीज़ों के बारे में अगर आप देख लोगे, इन क्वेश्चंस को समझ लोगे, इससे रिगार्डिंग हम जो है थोड़ा बाकी डिस्कस भी करेंगे उसके आसपास की चीज़ों पर। तो इसलिए इन 30 क्वेश्चंस को मैं आज पहले सेट में लेकर आया हूँ। इसी प्रकार से हम अन्य टॉपिक से भी करके करेंगे। आज जो आईसीटी वाला है इससे थोड़ा सा आपको अटपटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप इनको अच्छे से समझ लो, सुन लो ध्यान से, और उसके बाद जो है आप आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे या टॉपिक्स होंगे उनमें आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन नए कहीं पर अगर आपको एग्जाम सेंटर में दिख जाएंगे तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इनको ध्यान से समझ लो, देख लो, ठीक है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम मिस्टेक नज़र आएगी तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसको करेक्शन कर देता हूँ, उसमें करेक्ट कर देता हूँ, तो आप कमेंट करके लेकिन ज़रूर उसको पॉइंट आउट कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? तो यह है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जैसे कोई भी प्रोग्राम है वो जो उसका मालिक है, जिसने उसको बना रखा है, जो उसको निर्माता कंपनी है, उसके पास उसका राइट होता है, ठीक है। कोई भी उस पर संशोधन नहीं कर सकता है। उसको अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में अगर विंडो होती है, ठीक है, तो वो ओरिजिनल विंडो होती है, उसका आपके लाइसेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपने उसका लाइसेंस नहीं लिया, वैसे तो नॉर्मली लोग यूज़ कर लेते हैं, पायराइट जो वर्जन होते हैं डुप्लीकेट विंडो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे विंडो है या फ्लैश प्लेयर वगैरह है, कुछ अन्य है, तो इनका लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। एक होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इनको जो है ओपन तरीके से आप कभी भी कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, दूसरों को वो कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, तो उन पर किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित होती है? जो वर्कबुक होती है दोस्तों वो MS एक्सेल में होती है, ठीक है, MS एक्सेल से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाएगा यदि वो सक्षम है। कंप्यूटर साक्षर, देखिए साक्षर आप किसको बोलते हैं नॉर्मल तरीके से? जो लोग जो है अपने हस्ताक्षर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत काम चलाओ पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, या फिर अपने हस्ताक्षर, अंगूठा नहीं लगाते बल्कि क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर कर लेते हैं, तो उनको आप साक्षर कहते हो। तो उसी प्रकार से जो है जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत के आधार से मतलब काम चलाओ काम कर लेता है कंप्यूटर पे, उसको आप कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ज़रूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में सक्षम होता है तो उसको आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर साक्षर कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्या, ऑल्ट प्लस इंटर जो है, ऑल्ट शिफ्ट प्लस इंटर इसका सही जवाब होने वाला, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। तो उसके बाद जो है ऑल्ट प्लस इंटर भी है, जैसे आपने कोई लाइन टाइप करी उसके बाद ऑल्ट प्लस इंटर करेंगे तो आप एक लाइन और वही बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, आपका टाइम बच जाता है। तो ये शॉर्टकट चीज़ें होती हैं कुछ यहाँ पर। आगे बढ़ते, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों POP3, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस नवाचार या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आप इसको कह सकते हैं, तो ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी होने वाला है यहाँ पर। अब बात आती है STTP, यहाँ पर नीचे से दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये पूछा जाता है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से फील्ड प्रेषक के एड्रेस अर्थात ईमेल भेजने वाले के एड्रेस को कौन इंगित करता है? जब आप ईमेल भेजते हैं उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है। एक, आपने भेज रहे हो तो आप वहाँ पर भेजने वाले को बता रहा तो फ्रॉम होगा, जैसे आप कुछ भी चीज़ भेजते हो कहीं पर तो फ्रॉम लिखते हो, फिर अपना एड्रेस लिखते हो, और जिसको भेजना होता है वो टू होता है, ठीक है, उसमें जो है उसकी ईमेल ID पड़ती है। उसके बाद ये BCC आपको दिखाई दे जा रहा है, एक होता है CC, दूसरा फिर BCC, आपको अगर उस ईमेल को उसको अटैच करते हुए किसी दूसरे को भेजना है वहाँ पर होता है, फिर ये अन्य उधर को भी भेजना है कहीं को, तो इस प्रकार से ये आगे की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब होने वाला है कौन सा, ऑप्शन
ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है? देखिए ईमेल भेजने के लिए भाई सबसे पहले तुमको क्या चाहिए होता है, जो मेल आईडी है, सेंडर की मेल आईडी वो तो चाहिए होगा, ठीक है। सेंडर मेल आईडी, आपको अपनी मेल आईडी आपके पास होगी तभी तो आप किसी को मेल भेज पाएंगे। आपके पास मेल आईडी नहीं होगी तो आप कैसे मेल किसी को भेज पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी क्या होती है ईमेल की, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें मेल आईडी होती है। उसके बाद जब आप मेल लिख रहे हैं ना, जो आप लिख रहे हैं वो उसकी बॉडी है, जो भी आपने उसके बारे में लिखा है, जो भी मेल लिखा है पूरा वो पूरा बॉडी होती है। सब्जेक्ट में आप उसका जो है टाइटल डाल देते हैं। जैसे आपने किसी बारे में एक एप्लीकेशन लिखी है या कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा, आप सब्जेक्ट में ये लिखते हैं कि ये हमने क्या भेजा एक लाइन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रतिभाशाली बच्चे के साथ व्यवहार करने का पर्याप्त तरीका कौन सा होगा दोस्तों? तो इसके लिए देखिए उन्हें वर्ग नेता के रूप में प्रयोग करना, उन्हें दोगुना प्रमोशन दे रहे हैं, या फिर उन्हें अपनी रुचि की चीज़ें खोजने के लिए छोड़ देंगे। ये तो बिल्कुल खोजी शिक्षा है, ठीक है। तो उनकी रुचि है उस हिसाब से उनको खोज करने के लिए हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होने वाला है। विश्वविद्यालय के संवैधानिक निकायों को बताइए। देखिए विश्वविद्यालय के संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं इसमें? देखिए दोस्तों, अच्छा इसमें ऑप्शन और नीचे को हैं तो उनके अनुसार इसमें करना था, लेकिन हम यहाँ पर ये हमसे रह गया है। चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए विश्वविद्यालय के जो संवैधानिक निकाय हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं, ठीक है, यही तो हमको बताना है। देखिए वित्त समिति है, ये इसकी संवैधानिक निकाय है। अध्ययन मंडल भी संवैधानिक निकाय होता है। शैक्षिक परिषद भी होता है और कार्यकारी परिषद भी होता है, ठीक है। ABCD ये 4 के 4 जो हैं इसके संवैधानिक निकाय होते हैं। किसके? विश्वविद्यालय के। विश्वविद्यालय कोर्ट एक चीज़ रह जाता है, ये भी एक हिसाब से विश्वविद्यालय में मौजूद हो सकता है, लेकिन क्या होता है ज़रूरी नहीं है कि ये सभी विश्वविद्यालयों में एक वैधानिक निकाय हो, ठीक है। तो ये निकाय जो है शैक्षणिक कार्यक्रमों के मार्गदर्शन के लिए, शैक्षणिक नीतियों की स्थापना, विश्वविद्यालय के प्रशासन के प्रबंधन और इसके वित्त की देखरेख में जो है क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ये 4 के 4 हमने आपको अभी बताए। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से विश्व न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? ठीक है, तो विश्व न्यायालय सभी को पता होगा, द हेग में है। ये कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में है द हेग, ठीक है, तो वहाँ पर है। इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आपने देखा होगा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, ठीक है। और नीदरलैंड की राजधानी है द हेग, तो वहाँ पर ये स्थित है। और इसने जो काम करना शुरू किया था वो कब से किया था पूछा जाता है, तो 1945 में इसकी स्थापना के बाद 1946 से जो है इसने काम करना शुरू कर दिया था। आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़ेंगे। स्ट्रीमिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेबसाइट से वीडियो देखते समय निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, जो फर्स्ट में DNJ लिखा है ये होता है DNS होगा, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, तो DNS होना चाहिए था ये, मुझे लगता है ये मिस्टेक हुई है। डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है ना, डोमेन नेम सिस्टम, तो ये डोमेन नेम सिस्टम इसका सही जवाब। अच्छा यहाँ पर 2-3 है ना, ये भी सही है, और उसके बाद IP, ये IP भी सही है, ठीक है, यानी कि छांटना हमको ऑप्शन B यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 1 और 3 यहाँ पर ठीक होगा। DNS होना चाहिए था, इसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम मैंने आपको बताया। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, 2 कथन इसमें दिए गए हैं। गूगल एक वेब सर्च इंजन है जबकि गूगल क्रोम ब्राउज़र है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। गूगल क्या है? एक वेब सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्या है? एक गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है, ठीक है, बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट एक वेब सर्च इंजन है, ठीक है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट बग एक वेब ब्राउज़र है। इसमें जो है जो पहला कथन है ना वो तो सही है, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। गूगल जो है वास्तव में एक वेब सर्च इंजन है, जो उपयोगकर्ता जो हैं उन लोगों को इंटरनेट पर जानकारी सर्च करने के लिए बना हुआ है, ठीक है, सर्च करने का एक माध्यम है। दूसरी ओर गूगल क्रोम या जो है क्या है, गूगल के द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एक ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है ताकि जो उपयोग करता है वो गूगल क्रोम के ही जैसे गूगल क्रोम है उसी प्रकार से इंटरनेट का उपयोग यहाँ पर कर सके। तो इसलिए ऑप्शन B यहाँ पर गलत हो जाता, कथन 2 गलत हो जाता, यानी कि केवल एक वाला सही है। बात करेंगे दूसरा। एक सामान्य वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट मल्टीकास्टर राउटर
कौन सा है? देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये लंबा प्रश्न है, ऑप्शन पढ़ेंगे तभी हमको पता चल पाएगा। ये मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नेटवर्क है। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए पूछ रहा है, मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट या मल्टीकास्ट राउटर, यानी कि जहाँ पर मल्टी आ गया यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही होगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नेटवर्क है। यह प्रसारित होने वाले विभिन्न मीडिया ऑडियो वीडियो के सिंक्रोनाइजेशन और सर्विस क्वालिटी की निगरानी के लिए रिसीवर फीडबैक के लिए जिम्मेदार ब्लॉक है। ये प्रतिभागियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डेटा के ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक इकाई है, या फिर यह एक स्पेशल नेटवर्क सर्वर है जो एक मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कई प्रतिभागियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को कोऑर्डिनेट करता है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जूम ऐप है, वहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, एक सर्वर होता है जहाँ पर मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई प्रतिभागी क्या करते हैं, वीडियो चैट में होते हैं, मीटिंग करते हैं या फिर अन्य चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में श्रवण की मानवीय अनुक्रिया कौन सी होती है, यानी कि श्रवण मतलब सुनने की मानवीय अनुक्रिया कौन सी होती है? तो सही जवाब है इसका लघु गणकी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब आपको पता है दोस्तों, मनुष्य की जो सुनने की रेंज होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इस बीच की जो ध्वनि होगी तो उसको मनुष्य सुन पाएगा। अगर इससे ज़्यादा होगी तो उससे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन उससे कम होगी तो उसको नहीं सुन पाएगा। इससे कम की ध्वनियाँ जो होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको कुछ जानवर सुन पाते हैं। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता उस ध्वनि को सुन लेता है, ठीक है। कुछ अन्य जानवर भी होते हैं जो उस ध्वनि को सुन लेते हैं, लेकिन इसके बाद की ध्वनि को भी कोई नहीं सुन सकता है। आगे बात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डॉट डॉट को छोड़कर सभी की आवश्यकता है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखिए सबसे पहले तो आपको एक सामान चाहिए, ठीक है, एक जो है कंप्यूटर चाहिए, कैमरा चाहिए आपको, ठीक है, माइक्रोफोन चाहिए जिससे आवाज़ जाएगी, स्पीकर चाहिए, हैंडसेट चाहिए, ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पर जो है कैमरे की वेब कैमरा तो आपको चाहिए, एक कंप्यूटर भी चाहिए आपको, इंटरनेट एक्सेस भी चाहिए, लैंडलाइन की ज़रूरत यहाँ पर को नहीं है, ठीक है। हम चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ई लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक है, ई लाइब्रेरी, ई जहाँ पर आ जाता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, केवल छवियों को संग्रहित करना, ठीक है, या फिर पुस्तकों, ऑडियो फाइल, छवियों मतलब चित्रों को, ठीक है, वीडियो फाइलों को संग्रहित करना या एक्सेस और प्रबंधित करना, पुस्तकों को एकत्रित करना, ये तो हो नहीं सकता, संदेश भेजना, ये भी केवल हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होने वाला आपका, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से DELNET का संक्षिप्त रूप क्या है? ठीक है, अच्छा संक्षिप्त रूप यहाँ पर लिखा है, जबकि विस्तृत रूप होना चाहिए था। संक्षिप्त तो खुद ही दे रखा है ना भाई तुमने। अब देखो यहाँ पर इसका जो है नाम है विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क इसका नाम है, पूरा नाम, ठीक है। अब ये बाद में हुआ, इसका पहले जो नाम था वो था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है 1988 में, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क की 1988 में स्थापना होती है। किसके समर्थन से होती है? निषाद के समर्थन से होती है। बाद में फिर इसका नाम बदल करके क्या किया गया? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया, यानी कि विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। ये जो है भारत का सबसे पुराना और विशालतम लाइब्रेरी नेटवर्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है, विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ई शिक्षा के साथ आमने सामने तथा परंपरागत कक्षा प्रविधियों का युग्मन शिक्षण के मिश्रित उपागम के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे कहा जाता है, तो जिसे कहा जाता है दोस्तों समकालीन अधिगम, ठीक है। क्या कहा जाता है? समकालिक अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर को सही है। ब्लॉग का अभिप्राय क्या है? देखिए यहाँ पर ब्लॉग जो होता है ना, ये ब्लॉग जो लिखा है इस प्रकार से नहीं होगा, ये होगा वी लॉग, ऐसे होता है, ठीक है, वी लॉग होता है। तो वी लॉग क्या होता है दोस्तों? वीडियो लॉग होता है, ठीक है, इसको वीडियो लॉग बोला जाता है। ये तो आपको पता ही है, आजकल हर एक व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में कौन सा सहयोगात्मक ICT उपकरण उपयोगकर्ता को जानकारी साझा करने और एकत्र करने के लिए डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति देता है दोस्तों? पैडलेट इसमें एक दे रखा है, ठीक है, हालांकि ये उत्तर भी आपका यही है। तो ये क्या है दोस्तों? एक मल्टी डायमेंशनल उपकरण है, ठीक है,
जो क्या करता है, जो भी इसका यूज़ करता है तो उन लोगों को ये एक प्रकार का डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने के लिए मार्ग देता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, जिसे क्या कह सकते हैं आप, वॉल भी कह सकते हैं, दीवार भी कह सकते हैं, जहां वे सहयोग करते हैं और जानकारी साझा करते हैं और कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रतिक्रिया देनी है उनको वो वहां पर दे सकते हैं। तो इसके लिए सही ज़्यादा सबसे सही क्या रहेगा, पैडलेट इसका सही जवाब रहेगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के बारे में सही नहीं है। ICT एक आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है। शिक्षण में ICT का उपयोग शारीरिक श्रम को कम कर सकता है, ठीक है, और ICT एक शिक्षक का विकल्प नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ICT ठीक है, ये एक प्रकार का वो है, लेकिन ICT जो है उस एक शिक्षक का विकल्प, मतलब ICT आ गई तो क्या शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे ICT है, ठीक है, अच्छी बात है, उसको एक प्रकार की विधि या फिर आप उसको टीचिंग एड्स के तरीके से याद वो कर सकते हैं, लेकिन उससे अपना काम थोड़ा आसान कर सकते हैं, उसका सहयोग ले सकते हैं, लेकिन शिक्षक का विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि ICT आ गई तो शिक्षक, अब शिक्षक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है इसके लिए। बाकी शिक्षण में ICT सीखने की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, एक प्रकार की सुविधा है, तो बाकी 3 के 3 सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है दोस्तों इसमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले दिया है ग्राफिक्स टैबलेट, ठीक है, टैबलेट दिया है ग्राफिक्स टैबलेट। दूसरा टच स्क्रीन, बार कोड रीडर है, टाइप गलत हुआ है तो बार कोड रीडर है। न्यूमेरिक कीपैड है, ठीक है। न्यूमेरिक जहाँ पर आ जाता है यानी कि अंकों से संबंधित है, न्यूमेरिक होंगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अंकों से संबंधित। तो न्यूमेरिक कीपैड से आप क्या करते हो, पिन डालने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स टैबलेट में आप क्या करते हो साथियों, तो चित्रांकन कर सकते हो इसमें, ठीक है। स्वच्छंद चित्रांकन करने के लिए जो ग्राफिक टैबलेट होती है ना, इसमें लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स से बनाते हैं। जितने आप इतने वो देखते हो ना, कार्टून देखते हो उस प्रकार के, तो वो एक टैबलेट होती है, उस ग्राफिक टैबलेट के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें ग्राफिक बनाए जाते हैं, चित्र पेंटिंग ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बिल्कुल जैसे चाहें वैसे। तो ए का क्या हो जाएगा, ये स्वतंत्र चित्रांकन हो जाएगा। टच स्क्रीन में आप क्या करते हो, ठीक है भाई, टच स्क्रीन के बारे में, तो इसमें ये क्या होता है दोस्तों, टच स्क्रीन क्या है, एक सूचना कियास्क होता है जिस पर डाटा का निवेश किया जाता है। आप इस पर डेटा इनपुट कर सकते हो टच स्क्रीन पे, ठीक है। जो भी आपको काम करना है टच स्क्रीन के माध्यम से अपना डेटा कर सकते हो, यानी कि इनपुट आप कह सकते हो एक प्रकार से। बार कोड रीडर है तो ये एक ही है, सुपर मार्केट, ठीक है, कुछ भी करो मार्केट में भाई, जैसे कि आप गूगल पे आजकल यूज़ करते हो, फटाक से जो है बार कोड, या फिर पासबुक आप एंट्री करने जाते हो, बार कोड लगा पीछे से सीधे कैच करता है, कोई कुछ अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सुपर मार्केट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, तो निम्नलिखित में कौन सी संग्रहण मीडिया केवल प्रकाशक संग्रहण मीडिया है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, घुमाने वाले आएंगे, आपने पहले से देखा होगा, थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा। देखिए थोड़ा सा अगर इंग्लिश में आप लोग इसको पढ़ते तो और ये मतलब आसान रहता है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा अभी बताऊंगा। जैसे देखिए संग्रहण मीडिया केवल प्रकाशिक संग्रहण मीडिया है, ठीक है। प्रकाशिक का मतलब था ऑप्टिकल, ठीक है, तो ऑप्टिकल कहने में आपको आसान लग रहा है ना। जैसे आजकल आपकी OMR सीट है, तो OMR सीट जो चेक होती है, ठीक है, OMR का मतलब क्या होता है, ठीक है, OMR का मतलब भी वही होता है, जो OMR में O देख रहे हो ना अब, ये भी ऑप्टिकल होता है इसका मतलब, ठीक है, ऑप्टिकल मार्किंग सिस्टम रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यानी कि प्रकाशिक संग्रहण मीडिया, देखिए सबसे पहले ब्लू रे डिस्क है ना, ये जो है एक प्रकाशिक संग्रहण मीडिया है, ठीक है, ऑप्टिकल संग्रहण मीडिया है। SSD भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। उसके बाद DVD रैम है, बिल्कुल DVD रैम है, ठीक है, DVD रैम भी है। तो DVD रैम और ये दोनों ऑप्शन 1 और 4, मुझे 1 और 4 लग रहे हैं, तो ठीक है 1 और 4 ही सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन सी कंप्यूटर निविष्ट युक्ति दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक है। ब्रेल कीबोर्ड तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये तो है ही। और माइक्रोफोन यहाँ पर देखेंगे आप, उसके बाद जो है ब्रेल कीबोर्ड देखेंगे जो क्या है, दृष्टि बाधित है, ठीक है, दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक है। तो माइक्रोफोन है, ये है, और स्पीकर भी है साथियों, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। और अब ये ऑप्शन, अब इसमें स्पीकर, ये ऑप्शन 1 3 5 1 3 5 दिया है, किसी में नहीं दिया है, 1 और 3 दिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है स्पीकर भी है ना, जो लोग देख नहीं सकते हैं तो वो उनके लिए स्पीकर भी तो है ना, वो सुन तो सकते ही हैं। तो यहाँ पर
1 और 3 जो है यहाँ पर ऑप्शन में जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, आप कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है इस प्रश्न के लिए। आगे है 25 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुदेशनात्मक प्रकल्प के DDIE मॉडल में ए का क्या मतलब है। इसका सही जवाब होता है दोस्तों विश्लेषण करना है। ठीक है, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, एनालाइज करना। ठीक है, EMRC का पूरा नाम क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। ठीक है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर यानी कि शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन ए ठीक होगा। आगे बात करेंगे प्रिंट मीडिया सबसे प्रभावी कब होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसमें जब उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी तभी तो होगा, हाई इन्वॉल्वमेंट होगा जब। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में गैगने के अनुसार प्रभावी शिक्षण सामग्री बनाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण होता है संगठन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब ये जो गैगने था ना, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गैगने। ठीक है, ये जो है एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था ये। ठीक है, जिन्हें उनके सीखने की स्थितियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है ई पोर्टफोलियो निर्मित करने के सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले होता है दोस्तों विश्लेषण करना। ठीक है, उसके बाद होगा आपका अभिकल्पित करना, उसके बाद होगा विकसित करना, उसके बाद होगा आपका क्रियान्वित करना और लास्ट में होगा मूल्यांकित करना। तो सबसे पहले मूल्यांकित। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी चीज़ होती है तो उसका लास्ट में ही वो मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है ना। तो इसमें देखो चौथा जो है मूल्यांकन वाला किसी में नहीं दिया गया सिवाय एक के। तो इस तरीके से भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सीधे सीधे ये प्रश्न का ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं शिक्षार्थी को शिक्षण के किस स्तर में उसकी अवधारणाओं के बीच भेदभाव करने का अवसर मिलता है साथियों। ठीक है, कोई भी चीज़ आप अगर समझ के करते हो, आपका समझ का स्तर ज़्यादा है, आपने समझ के आधार पर किसी चीज़ को कर रखा है, तो वो स्मृति स्तर से ज़्यादा ही तो है, क्योंकि आपने रट के कोई चीज़ कर रहा है वो कभी भी भूल सकते हो, वो कोई सही एजुकेशन नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो समझने के आधार पर ही सही रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो साथियों 30 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा इसमें अटपटे से क्वेश्चन थे, मैं जानता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नहीं। ज़्यादा आसान क्वेश्चन बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आसान तो आप कर ही लोगे। जो थोड़ा सा फंसने वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम देख लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। कल को हम दूसरे टॉपिक से 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे तो अगले सेट में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कैसा रहा, और आप लोग जो है इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर कोई गलत आपको लगा है या कोई गलती या कोई प्रकार के किसी भी प्रकार की मिस्टेक अगर रही है तो वही कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर दें। और डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में मैं उसको करेक्ट करके उसको एडिट करके डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहने का आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।